नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या पे जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग या पेट फूलना जिसे हम बोलते हैं। अक्सर जो है बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई खाना खाने के कुछ देर बाद उन लोगों का जो पेट है उसमें ब्लोटिंग फुलनेस की फीलिंग होती है, पेट में तनाव सा महसूस देता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि भाई इस कॉमन सी प्रॉब्लम जो देखने में कॉमन सी लगती है, इसके कारण क्या है और किस तरीके से हम अपनी जो आदतें हैं उनमें चेंज करके इसको कुछ हद तक सोल्व कर सकते हैं। इस जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व किया जा सकता है। असल में जो ब्लोटिंग है या फिर पेट फूलने की जो समस्या है वो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। बहुत सारे कारण हैं जिस पे ये निर्भर करती है, जैसे हमने क्या खाया है और कितना खाया है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर इसमें होता है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि भाई हमने कितनी स्पीड के साथ खाना खाया है। क्या खाना हमने बहुत तेज़ी के साथ खाया है, बहुत जल्दी से हमने 5 मिनट में 10 मिनट में सारा खाना खा लिया है, या फिर हमने धीरे धीरे खाने को खाया है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे मैनेजमेंट करने से भी ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो सकती है। बल्कि ये प्रॉब्लम का स्टार्ट जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ब्लोटिंग डिपेंड करती है, जैसे कि आपने खाने में कितना नमक लिया है, कितना शुगर लिया है, और कितना आपने जो ऑयल कितना था उसमें, मतलब फ़ैट कितना था, और कितना उसमें दूसरी जो चीज़ें हैं जो उसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाली जाती हैं, जो मसाले हम जिसको बोलते हैं, वो कितने उसमें डाले गए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो है ओवर ईटिंग, ज़्यादा जो खाने की समस्या है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि हम ओवर ईटिंग क्यों करते हैं, क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि सही समय पे खाना ना खाना। जिस टाइम भूख लग रही है उस टाइम खाना ना खाया जाए, थोड़ा लेट हो जाए उसमें। और फिर बहुत तेज़ी से खाना खाना, क्योंकि जब भूख लगेगी तो आदमी बहुत तेज़ी से खाना खाता है, या फिर वो आदमी बहुत तेज़ी से खाना खाएगा जिसको एक फिक्स टाइम इंटरवल में खाने को ख़त्म करना है और फिर दोबारा से तेज़ी से काम पे लग जाना है। मतलब उसके पास उतना टाइम नहीं है। देखा जाए तो खाना खाना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे बॉडी का, जिसको बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ी से खाना खाएंगे तो एक्चुअली क्या होता है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी, तो हमारे पेट जो होता है, जो खाने की पेट की थैली जो होती है, वहाँ से लगभग 20, जब हम खाना शुरू करते हैं, मतलब हमें भूख लगती है और फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो 20 से 25 मिनट के बाद लगभग आधा घंटे से कुछ कम होता है, 20 से 25 मिनट के बाद वहाँ से कुछ सिग्नल ब्रेन को जाते हैं कि भाई अब ये पेट जो है फुल हो गया और अब हमें और खाना नहीं खाना चाहिए। और उसका टाइम फिक्स है कि वो इतने टाइम इंटरवल के बाद ही सिग्नल को सेंड करेगा। लेकिन जब हम तेज़ी से खाना खाएंगे तो उन 20 मिनट में हम उतना खाना खा चुके होंगे जितना हमें शायद नहीं खाना चाहिए था। मतलब जो छोटी सी पेट की थैली है, जो मुश्किल से एक मुट्ठी से थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें आपने ज़्यादा खाना जो है वो ठूस दिया, ज़्यादा खाना भर दिया, और उसके बाद फिर फुलनेस का सिग्नल जाएगा। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को खाना खाते खाते वहाँ पे डकार भी आ गई है और फिर भी उसके बाद वो खाते रहते हैं, मतलब फुल हो गया। हालांकि डकार आने के और भी कारण है, वो भी स्पीड में ही है कि जब हम बहुत तेज़ी से खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए, क्योंकि जब मुंह तेज़ी से चलता है तो कहीं ना कहीं हवा के जो पार्टिकल हैं वो भी हमारे पेट के अंदर जाते हैं, और कई बार वो हवा जो है डकार के जो बर्पिंग है उसके रूप में बाहर मुंह से निकल जाती है, और कई बार वो इंटेस्टीन में, हमारी आंत में चली जाती है। फिर वहाँ से वो पेट में, बहुत सारे लोग कहते हैं पेट फूल गया, गोला सा घूम रहा है, तो वो सिचुएशन भी
ज़्यादा जल्दी खाने से बनती है। तो आप देखिए तेज़ खाने से, जल्दी खाने से कितनी प्रॉब्लम बन रही है। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप तेज़ी से खाएंगे तो अक्सर तेज़ से खाने वाले आदमी बड़े जो निवाले हैं, बड़े जो टुकड़े हैं खाने के, वो लेता है। बहुत ज़्यादा देर तक उनको चबाएंगे नहीं तो वो बहुत मोटी स्थिति में जो है बड़े कण जो उसके हैं वो पेट में जाएंगे। फिर जब एसिड रिलीज होता है तो वो जो, अगर खाना आपने अच्छे से खाया, वो अच्छी तरीके से पल्प में कन्वर्ट कर दिया आपने चबा के, तो वो जो इंटेस्टाइनल जूस, जो स्टमक से जूस आपके निकले हैं, वो उसको बहुत आसानी से तोड़ देंगे और बहुत आसानी से वो छोटे जो टुकड़े हैं उनमें या फिर लगभग सेमी लिक्विड की फॉर्मेट में आपकी आंतों में जाता है। जब आप बड़े टुकड़ों में करेंगे तो पहली तो बात है कि वो सही से ब्रेक डाउन नहीं होगा पेट में। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो पेट और ज़्यादा एसिड रिलीज़ करेगा, जिससे जो है फिर वही एसिडिटी, पेट फूलना, बर्पिंग, फुलनेस, पेट में तनाव जैसी प्रॉब्लम है वो पैदा होंगी। तो जल्दी खाने से देखिए ये सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। फिर बहुत सारे लोग खाना खाते ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं, उससे भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जो जूसेस हमारे पेट में निकल रहे हैं वो उससे डाइल्यूट हो जाते हैं। जो एसिड, डाइजेस्टिव एसिड जो है वो निकलते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो कम हो जाती है। इसलिए खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद हमें थोड़ा पानी पीना चाहिए, थोड़ा। और फिर लगभग 40-45 या 1 मिनट या 1 घंटे बाद हम जो है वो फिर पानी वहाँ पे पिया जा सकता है। लगभग डाइजेशन का जो प्रोसेस पेट में होना होता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, वो कुछ हद तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये कारण है। दूसरा फिर कारण है लगातार जो है वो किसी को कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, वो भी सब इन कारणों से ही बनता है। उससे भी पेट में गैस, फुलनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और एक रात को मोस्टली पेट फूलना, गैस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों को होती है। जो मैक्सिमम लोग ही ऐसे हैं जो लगभग लेट जाते हैं खाना खाने के बाद। लेटना ही है उनको, वो गलत है, क्योंकि रात को खाना के बाद थोड़ा सा जो है वॉकिंग वो होनी चाहिए, जितनी कोई कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो कंडीशन है जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल चेंजेस है ये कर देने हैं गैस और बर्पिंग, फुलनेस वाली जो सिचुएशन है उसको सोल्व करने के लिए। फिर आते हैं खाने की चीज़ें। ये देखना चाहिए कि भाई हमें किन चीज़ों से जो है वो ये गैस, बर्पिंग और ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। मोस्टली ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिनको गैसी फूड्स की जो श्रेणी है उसमें रखा गया, सीरीज में रखा गया। उसमें बीन्स सबसे पहले आते हैं, जो दाल है। मैक्सिमम लोग जिनको गैस होती है, पेट फूलता है, उनको दाल से प्रॉब्लम है और उनको सही से जो वो है, जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। एक्चुअली और भी कंपोनेंट हैं जो मैं भी बताऊंगा आपको। तो बीन्स के अलावा गोभी है, पत्ता गोभी खासकर जो है वो गैसी फूड में आता है। बहुत ज़्यादा गैस और पेट फूलने की शिकायत इसके बाद होती है। और जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो भी हो गई, और जो रिफाइंड आटा होता है, बहुत बारीक मैदा जिसको हम बोलते हैं, वो भी गैसी फूड्स की जो कैटेगरी है उसमें आता है, क्योंकि जो ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाया जाता है जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। और जो बीन्स हैं या इस टाइप के जो गैसी फूड हैं, इनमें एक्चुअली क्या है, एक जो कॉम्प्लेक्स शुगर की मैं बात कर रहा हूँ या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, रेफिनोज उसको हम बोलते हैं यहाँ साइंस की लैंग्वेज में। तो साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो इसको भी डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स है। और ये सब इन जो गैसी फूड्स मैंने आपको बताया इनमें पाया जाता है। तो इनको आपको कम कर देना है, बहुत कम कर देना है, और हो सकता है तो बंद भी कर सकते हैं आप। नहीं तो रात को तो आपको ये सब खाने बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको गैस की और बर्पिंग की प्रॉब्लम है, पेट फूलने की। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से जो है वो भी फूड मैपिक डाइट होती है उसमें आते हैं। शहद हो गया, कुछ फ्रूट्स भी बहुत सारे उसमें आते हैं, कुछ लोगों को इनसे भी गैस बनती है।
तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रही है। जो मैंने ये आपको बताया है गैसी फूड, ये तो है ही, ये तो इससे तो सभी को प्रॉब्लम है एक्सेस में लेने से। क्योंकि थोड़ा बहुत आपने थोड़ी दाल खाई है, एक कटोरी दाल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा दाल, बहुत ज़्यादा चावल और ऐसी गैसी फूड्स जो हैं वो खा रहे हैं आप, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोग तो दाल भी हैं, दाल के साथ फिर आलू हैं, वो खुद गैसी फूड की सीरीज में आते हैं, उसके साथ ही ले रहे हैं। फिर आलू भी अकेले नहीं है, उनमें गोभी भी हैं, दोनों टाइप की, फूल गोभी भी, पत्ता गोभी भी, और बीन्स भी कई बार उसमें जो है वो पड़े होते हैं। तो दाल भी आपके पास हो गए, और मतलब राजमा चावल भी आप ले रहे हैं, फिर साथ में मिक्स वेज भी ले रहे हैं, वो सब गैसी फूड एक साथ हो गया। और फिर दही भी आप साथ में है, या वो भी एक तरीके से फूड मैप डाइट की श्रेणी में, मतलब गैसी फूड की श्रेणी में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए जिनका पेट फूल रहा है। खासकर रात को इन चीज़ों से बचना चाहिए, बहुत हल्की डाइट रात को लेनी चाहिए। इसके अलावा सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं, इन सब से बचना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक्स में तो खासकर उसमें जो है सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो जब हम पीते हैं तो डकार के रूप में बाहर निकलती है, और कुछ उसमें से जो है वो आंत में चली जाती है, जो बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं गैस की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। और जब ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब लगने लगती है। लगातार गैस जो है खाने के बाद बनती रहती है, पेट में गोला सा घूमता रहता है, उससे दर्द भी होता है बहुत सारे लोग तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, फिर बहुत सारे गोलियां और वो कैप्सूल्स वगैरह उसके लिए वो लिए जाते हैं। लेकिन अगर ये डाइटरी चेंजेस और जो हैबिटरी चेंजेस है ये हम कर लें, तो गैस, पेट फूलने की जो कंडीशन है, जो उससे लगातार जो है हम बच सकते हैं। खासकर दो चीज़ें अगर इसमें ऐड कर दी जाएं किसी के भी साथ में, कि वो खाने को टाइम से खाया जाए, थोड़ी मात्रा में खाया जाए और धीरे धीरे खाने को खाया जाए। लगभग 20 मिनट से 25 मिनट खाना खाने में लगेंगे, तो वो उतना ही खाना जाएगा जितना फुलनेस का सिग्नल जब पेट से जो है माइंड में चला जाए, और एक्स्ट्रा खाना खाने से बचा जाएगा। मतलब ओवर ईटिंग जो है वो, उससे आप सीधे सीधे बच जाएंगे। और जल्दी धीरे धीरे खाने के और भी जो फ़ायदे हैं, ज़्यादा सलाइवा जो है वो खाने के साथ में जाता है, वो थोड़े और बहुत ज़्यादा बारीक जो पल्प है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। इवन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो भी अगर आप अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है गैसेस वाली सिचुएशन से अगर बचना है तो आपको। और ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाएंगी, और सबका जो इफ़ेक्ट है वो ये देखने को मिलेगा कि ये कंडीशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये शुरू से ही कोई स्टार्ट करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। ये जो गैस, पेट फूलना, बर्पिंग वाली सिचुएशन है, पेट में तनाव, टेंशन वाली है, ये सिचुएशन उसको बनेगी नहीं। अब अगर मैं इसके होम्योपैथी उपचार की ट्रीटमेंट की बात करूं, तो वैसे तो होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है हर आदमी के लक्षण को आइडेंटिफाई करके, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ पेटेंट जो है वो मेडिसिन है जो मैक्सिमम लोगों पे काम करती हैं। उसको अगर हम सेलेक्ट करके यूज़ करेंगे, या सभी को भी यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन ही मैं बता देता हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं गैस में हमें उससे जो है वो राहत मिलेगी। इसमें क्या करना होता है आपको, दो जो मेडिसिन है वो तो आपको सुबह शाम लेनी है। जो एक रेमेडी होती है, जो मेडिसिन होती है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200, अगर आप बड़े हैं, 15 साल से ऊपर की एज है, तो लाइकोपोडियम 200 सुबह 2 बूंद जीभ पे लेना है। और बच्चे हैं तो उनको 30, लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद दी जा सकती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 की आपको 2 ड्रॉप्स जो है वो रात को स्टार्ट करनी है, रात को देनी है सीधे जीभ पे। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि केवल नक्स वोमिका 30 पहले दे दी जाती है, पहले 2 या 3 दिन के लिए, उसके बाद फिर 2 या 3 दिन के लिए लाइकोपोडियम दे दी जाती है। लेकिन
आजकल देखें तो फास्ट रिजल्ट चाहिए सबको, तो कहीं ना कहीं मिक्स करना ही होता है। तो लाइकोपोडियम सुबह आप, और जो नक्स भूमिका है वो रात को, और फिर एक कॉम्बिनेशन आपको बनवाना है जाके होम्योपैथी स्टोर से। वो कॉम्बिनेशन है एंटीम क्रूड, एक एंटीम क्रूड 30 की एक रेमेडी होती है, कार्बोवेज 30 एक रेमेडी होती है, और एक नेट फोर्स करके रेमेडी आती है। तो नेट फोर्स 30, एंटीम क्रूड 30 और कार्बोवेज 30, ये 3 रेमेडी आपको जो है एक जो गोली की शीशी है उसमें बनवा लेनी है, और इसकी 4 से लेके 6 गोली आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद दिन में 3 बार लेनी है। ये सब इतना करेंगे तो आपको गैस वाली कंडीशन से राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रहेगा। यहाँ पे भी हमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो कॉम्प्लेक्सिटी पे ही विश्वास करती है कि भाई जो बीमारी है वो उसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए जो रेमेडीज़ हैं वो हमें कहीं ना कहीं कंबाइन करके देनी होती है। तो यहाँ पे S5, C15, L1, A3 और Y एंड B, इसको आपको D5 या D6 में जो है वो कंबाइन करके, और खाना खाने के आधे घंटे बाद वैसे ही 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के लेना है। अगर ग्लोब्यूल्स आप इसके बना लेंगे तो 4 से 5 ग्लोब्यूल आपको खाना खाने के बाद लेने हैं। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा। इसके अलावा अगर कहीं आपको लगता है कि इसमें गॉल ब्लैडर या मैं ऐसा कोई जूसिस की जो प्रॉब्लम है राइट साइडेड, हालांकि लीवर के लिए हमने S5 ऐड कर लिया है इसमें, तो यहाँ पे आप जो है S2 200 की कुछ गोली, 4 गोली 5 गोली जो है आधा गिलास पानी में घोल के कुछ दिन ले सकते हैं उसको सुबह को, बस एक ही बार दिन में लेना है। 3 से 4 दिन 5 दिन आप लेंगे, और ये दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो इससे जो है गैस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो रेमेडी है वो सिम्टम्स बेस नहीं होती हैं। हम जो है डायरेक्ट ऑर्गन पे काम करते हैं, ब्लड और लिम्फ का जो वेरिएशन है उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं। और इसीलिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो फास्ट है, और बहुत तेज़ी से रिलीफ करती है और परमानेंट रिलीफ करती है। जैसे जो मिक्स कॉम्बिनेशन हम होम्योपैथी में बनाते हैं, जितने भी जो पेटेंट है वो जब तक खा रहे हैं तब तक उनका रिजल्ट है, उसके बाद उनका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका कॉम्बिनेशन सही से बना है तो उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो आपको लगभग परमानेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन बस डिपेंड करता है कि कितने दिन आपको रेमेडी खानी है, कितना पुरानी डिजीज़ आपको है। तो ये था कंप्लीट हमारा गैस, ब्लोटिंग और बर्पिंग, पेट फूलने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए कंप्लीट वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।